हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है रोशन नर्सिंग क्लासेस में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, तो इसी के साथ में हम बात करेंगे पेज सीरीज के बारे में। जी हाँ, पेज सीरीज जो बच्चे आरआरबी, सीसीआरयू, एसयूएमएस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए पेज सीरीज, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में क्लासेस चलेगी। और ये क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर चलेगी और यहाँ पे आपको अलग अलग एमसीक्यूज, अलग टॉपिक्स, अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ में आपकी तैयारी की परीक्षा लेने के लिए, आपकी तैयारी को चेक करने के लिए, या आपने किस लेवल की स्टडी की है उसको असेस करने के लिए हम आज क्लास शुरू करते हैं। और साथ साथ में आप बताइएगा कि क्या क्या आंसर्स है क्वेश्चंस के, या फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा कि इनके क्या आंसर्स है, किस तरीके से आए हैं। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी पेज सीरीज की क्लास नंबर 164। और 164 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बच्चों आप सबको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, या फिर उन्होंने भी स्क्रैच से शुरुआत करनी है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है। ओके, एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में अभी कब एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कि वो लगभग सितंबर नोटिफिकेशन आए, दिसंबर तक एग्जाम हो, या हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो। बट इस डिले के दौरान आपको प्रिपरेशन लूज नहीं करनी है। ओके, आपकी जितनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी, जितनी बेहतर प्रिपरेशन होगी, उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट होगा। ओके, तो इसी आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यू, ओके, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी, और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली एंड ओनली 4999 के अंदर। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ, यानी कि 12 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा जो बच्चे सोचते हैं कि हमने सर ऑलरेडी तैयारी कर ली है, ऑलरेडी हम तैयारी कर चुके हैं, बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज रहे के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा 25 मॉडल पेपर। जी हाँ, 25 मॉडल पेपर मिलेंगे के साथ साथ में 10 आपको मिलेंगे आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये जो पैटर्न रहेगा इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा। और इसकी जो प्राइस रहेगी ओनली एंड ओनली 599 रहेगी। ओके, तो हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उसका डीप एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो फटाफट से बच्चों तैयारी में लग जाइए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल, ओके, सबसे पहला सवाल बेटा ये है, आप सबको पता होगा आर एच फैक्टर। पता है आर एच फैक्टर के बारे में? आर एच नाम सुना है? आर एच, इसकी अगर बात करें तो ब्लड में क्या होता है, रीसस फैक्टर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां पे बच्चों सवाल आया है, फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। यानी कि सवाल हिंदी में अगर बात करें, आर एच इन इक्वलिटी के कारण नवजात में होने वाली गंभीर रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करें विनाश रोग के प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा उपचार शामिल नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें, ओके, मदर और बेबी, ओके, मदर और बेबी में जब अगर हम बात करें ब्लड की, अगर हम बात करें दोनों के अंदर क्या होता है, ब्लड की अगर बात करें तो ग्रुपिंग क्या होती है, अलग होती है। यानी कि एंटीबॉडी दोनों में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो मदर की बॉडी के जो एंटीबॉडी वो अटैक किसके ऊपर करेगी, आरबीसी के ऊपर, किसकी, जो न्यूबॉर्न की। तो इस चीज की अगर बात करें, इनकैपेबिलिटी जो हो रही है, आर एच इनकैपेबिलिटी, तो ये किस कारण से नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर बात करें कौन सा उपचार इसमें शामिल नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आर एच इनकैपेबिलिटी है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे जो भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वो कौन सा उसमें शामिल नहीं है। ओके, तो सबसे पहला है ऑप्शन ए, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी फोटोथेरेपी, एंड ऑप्शन डी आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यू टू आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। यानी कि क्या हो रहा है, न्यूबॉर्न और मदर दोनों में जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, ओके, तो किसके कारण से नहीं हो सकती।
ओके, यहाँ पे अगर बात करें एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट किसके कारण होगा, तो एक्सेप्ट की बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ओके, क्या रहेगा, एंटीबायोटिक्स। ओके, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, फोटोथेरेपी और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये सब ओके राइट है, बट ये एक्सेप्ट मतलब एंटीबायोटिक्स इसका आंसर होगा। ओके, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है ओके जो एक मरीज के द्वारा नहीं करनी चाहिए जब उसने क्या करवा रखा है, टोटल एंकल रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी उसने एंकल की क्या करवा रखी है, रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा रखी है। तो कौन सी एक्टिविटी है उसको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है। ओके, तो ऑप्शन ए बेयरिंग वेट ऑन द अफेक्टेड लेग फॉर 6 वीक्स, यहाँ पे जिस भाग में सर्जरी करवाई उस पैर पे 6 सप्ताह तक भार नहीं डालना। अगला सवाल सॉरी अगला ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, स्लीपिंग ऑन द बैक, पीठ के बल सोना, हैवी ऑब्जेक्ट उठाना, भारी वजन उठाना। नेक्स्ट, एब्डक्शन एक्सरसाइज ऑफ द अफेक्टेड एंकल। ओके, यानी कि जो अफेक्टेड एंकल है उसका एब्डक्शन एक्सरसाइज करना। ओके, एब्डक्शन एक होता है, एडक्शन मतलब नजदीक, एब्डक्शन मतलब दूर। ओके, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, यानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैक एक्सरसाइज, बैक के ऊपर सोना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, अब एब्डक्शन एक्सरसाइज है वो भी करनी चाहिए। हैवी ऑब्जेक्ट वैसे तो नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें बेयरिंग वेट ऑन द अफेक्टेड लेग और लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर बात दोनों में ज्यादा राइट आंसर कौन सा है, ज्यादा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कि यहाँ पे जो अफेक्टेड लेग है, जिस लेग के बाद जहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे अगर सर्जरी हो रही है उसके ऊपर बिल्कुल वजन नहीं डालना है, उसके ऊपर भार नहीं डालना है। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है विच रूट इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर। यहाँ पे अगर बात करें तो हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती है ओके, जो कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है, कैंसर रोधी जो दवाई होती है जिसको क्या कहते हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट होती है, वो टू मिनिमाइज द एसोसिएटेड फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड इनफिल्ट्रेशन बाय इंट्रावेनस मेथड। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मार्ग द्वारा ओके कीमोथेरेपेटिक जो ड्रग्स होती है वो दी जाती है, जिसके द्वारा, जिससे क्या होता है, शिरा के माध्यम से दवा देने पर होने वाली शारीरिक जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, इन्फेक्शन है, या फिर मेडिसिन के द्वारा या ड्रग्स के द्वारा वेसल्स में क्या हो, रिसाव नहीं हो, तो उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट रूट कौन सा होता है फॉर द कीमोथेरेपिक ड्रग। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन, तो सबसे पहला ऑप्शन ए इंट्राओसिकल रूट, यानी कि किसके थ्रू, अस्थि के, या फिर अगर बात करें डायरेक्टली बोन के अंदर। अगला सेंट्रल वेनस रूट सीवीएस, और उसके बाद में इंट्रा आर्टरियल रूट, उसके बाद में ट्रांसपैच ऑन स्किन। ओके, ट्रांसपैच ऑन स्किन। तो यहाँ पे अगर बात जो कीमोथेरेपी जो एजेंट्स होते हैं उसको सबसे बेस्ट अगर बात करें तो देने का या रूट होता है, वो सबसे सही रूट कौन सा होता है, वो होता है CV ओके, सेंट्रल वेनस रूट। ओके, केंद्रीय अगर हम बात करें सेंट्रल वेनस रूट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इस रूट के थ्रू जब कीमोथेरेपी ड्रग्स दी जाती है तो उसका कहीं ना कहीं बॉडी में जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है या फिर अगर बात करें इन्फेक्शन का रिस्क है वो नहीं होता। ओके, तो सेंट्रल वेनस रूट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, फ्रॉम ए फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, शारीरिक दृष्टिकोण से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्यूपेरियम पीरियड। यहाँ पे अगर बात करें प्यूपेरियम पीरियड होता है वो कब शुरू होगा। यहाँ पे अगर बात अलग अलग ऑप्शन है तो उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जब कि हाँ इस टाइम से प्यूपेरियम शुरू हो चुका है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे 2026 है तो 2026 कब से शुरू हुआ है, तो 2026 अगर बात करें दिसंबर, अगर बात करें 31 2000
25 नाइट 11:59 एंड 59 सेकेंड्स, उसके जस्ट बाद में 2026 शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक बात, वो कौन सा मोमेंट था जिसके बाद में प्यूपेरियम टाइम पीरियड शुरू होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के रप्चर होने के बाद में। उसके बाद है फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग सेशन, यानी फर्स्ट टाइम जब मदर के द्वारा जो शिशु है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट द ऑनसेट ऑफ लेबर, ओके, जो लेबर पेन है उसका अगर बात कर ऑनसेट होने के प्रेशर पीरियड होने के टाइम, या फिर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद में। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? द राइट आंसर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं होता। यहाँ पे अगर बात करें एक और चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारे स्टूडेंट्स आपको पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है। मदर के द्वारा जो फर्स्ट मिल्क आता है उस सबको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बच्चों? सबको पता होगा, क्या आंसर है उसका? कोलेस्ट्रम। ओके, कोलेस्ट्रम जिसको हम कहते हैं कि जो मदर के द्वारा डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ओके, उसके बाद है ऑनसेट ऑफ लेबर, ये भी गलत आंसर है। राइट आंसर कहां से होगा? जब जो प्लेसेंटा उसको जब डिलीवरी होती है तो उसके टाइम पे जो टाइम पीरियड शुरू है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्यूपेरियम। और ये कब तक रहता है? प्यूपेरियम रहता है 6 वीक्स तक। कब तक? 6 सप्ताह तक। यानी कि जब प्लेसेंटा क्या हो गई, बाहर आ गई है, प्लेसेंटा के बाहर आने के बाद 6 सप्ताह तक उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? प्यूपेरियम कहते हैं। ओके ओके, क्या कहते हैं? प्यूपेरियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पोस्ट प्यूपेरियम पीरियड होता है उसको नेक्स्ट 6 वीक्स यानी 42 डेज तक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है द एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। द एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज करंटली नोन एज, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत सारी इंस्टीट्यूट अलग अलग एसोसिएशन है जो नर्सिंग के लिए वर्क करती है। यहाँ पे अगर बात करें तो पर्टिकुलर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पूछा है, बट यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं नर्सिंग स्टूडेंट्स नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे जो अलग अलग जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो भी इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट की अगर बात करें तो एसोसिएशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ नर्सेज, इंडियन एसोसिएशन ऑफ नर्सेज, एशियन कैथोलिक नर्सेज एसोसिएशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन जिसने क्या कर रखी है? नर्सिंग कर रखी है, उसके बाद में इंडिया का सबसे बड़ा या सबसे जो अगर बात कर सकते हैं कि जो मोस्ट प्रेस्टिजियस एसोसिएशन है फॉर द नर्सिंग, वो है, क्या नाम है उसका? नाम है TNAI। क्या नाम है? ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए TNAI, ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये TNAI कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये एस्टैब्लिश हुई थी 1908। कब? 1908 के अंदर। ओके 1908। तो ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जिसके अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, इसके साथ में जो टीचर्स होते हैं या फिर जो नर्सेस है अलग अलग फील्ड में जो वर्क कर, हर एक कोई जिसने नर्सिंग कंप्लीट कर रखी है वो TNAI का मेंबर बन सकता है। इसके अलावा आप एज ए स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? जब SNA स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन जो इसकी ब्रांच होती है, जो स्टूडेंट विंग होती है, ओके क्या होती है? स्टूडेंट विंग होती है TNAI की। तो ये इसके जो चार्जेस होता है कितना होता है? इसके 2000 रुपीज चार्ज होते हैं। और जब आप इसको कंप्लीट हो जाती है नर्सिंग तो उसके बाद में आप 1000 रुपीज ऐड करके आप इसके लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हो। और TNAI की फीस कितनी है? मेंबरशिप फीस है 3000। कितनी? 3000 रुपए। इसके अलावा भी और भी अलग अलग एसोसिएशन हैं, जैसे मैं अगर आपको और बताऊं, सोमी, ओके सोमी सोसाइटी ऑफ मिडवाइज इंडिया। क्या नाम है? सोसाइटी ऑफ मिडवाइज इंडिया। और भी अगर बात करें सोचनी, ओके सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज इंडिया। ओके तो इस तरीके से हम बात करें तो अलग अलग एसोसिएशन इंडिया के अंदर बनी हुई है जो पर्टिकुलर हम बात करें स्पेशलिटी अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो डॉक्टर्स की अगर बात, जैसे IAP इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो वैसे नर्सिंग में भी अलग अलग स्पेशलिटी के हिसाब से अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई, जैसे सोमी है, सोचनी है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी अलग बहुत सारे
ऐसी एसोसिएशन होती है, एनएसएस वगैरह काफी सारी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो यहाँ पे ये TNAI बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी बार सवाल पूछा भी जाता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1908 के अंदर, 1908। चलिए अगला सवाल, व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट, कौन सा टेस्ट है वो किया जाता है टू मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन एंड इम्यून स्टेटस इन HIV पॉजिटिव पेशेंट? ओके, एक जो पेशेंट जो HIV पॉजिटिव है तो उसके अंदर डिजीज की प्रोग्रेस है या फिर उसकी जो इम्यूनिटी है उसकी स्थिति को चेक करने के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है? ओके, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन बी CD4 T सेल्स काउंट, ऑप्शन सी HIV वायरल लोड एंड ऑप्शन सी इज CBC, सॉरी ऑप्शन डी इज CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर क्या है? HIV का जो पेशेंट है, तो HIV का जब भी पेशेंट होगा तो उसके अंदर क्या हो जाती है? उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? उसका काउंट नॉर्मली अगर बात करें, नॉर्मल काउंट कितना होता है? नॉर्मल काउंट होता है 500 to 1500। ओके, 500 to 1500 होता है। बट जब HIV के पेशेंट के अंदर कंफर्मेटरी अगर उसको करना हो तो T4 सेल्स अगर बात करें, CD4 जो सेल्स होती है, ऑप्शन बी CD4 T सेल काउंट है, ये क्या हो जाता है? बिलो 200। कितना हो जाता है? बिलो 200। ओके, बिलो 200 CD4 T सेल्स काउंट, नॉर्मली 500 to 1500 होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, सबसे अगर बात करें सही टेस्ट होता है, जिससे CD4 T सेल्स है उनका रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है, साथ साथ पता भी लगाया जाता है कि बॉडी के अंदर HIV के कारण किस लेवल का इन्फेक्शन हो गया है, डिजीज कहाँ तक पहुंचे, उसकी प्रोग्रेस कितनी है, साथ साथ बॉडी की इम्यूनिटी कितनी वीक हो चुकी है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज, बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। तो यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर है? तो ऑप्शन ए माल एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन सी सेप्सिस एंड ऑप्शन डी इज अल्कोहल। जब हम अगर बात करें अपनी जो बोन्स होती है, ओके, बोन्स किससे मिलकर बनती है? बोन मिलती है कैल्शियम से मिलकर बनती है। और यहाँ पे बोन्स का जब डीजनरेशन होने लगता है, डीजनरेशन होता है तो बोन क्या करती है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का बोन सिक्रेशन करने लगती है जब उसका डीजनरेशन होने लगता है। तो ओके, जब उसका डीजनरेशन होने लगता है तो वो एक्सेसिव मात्रा में कैल्शियम का सिक्रेशन करती है और उसके कारण से कंडीशन अराइज होती है। इस कंडीशन का नाम क्या है? हाइपरकैल्सीमिया। तो ये हाइपरकैल्सीमिया का सबसे अगर बात कर बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वो है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, यानी लंबे समय तक वो पर्सन मूव नहीं होता है या अपनी जगह से हिलता जुलता नहीं है। तो ये एक तरीका क्या है? रिस्क फैक्टर, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है उस पर्सन के लिए। ओके, तो द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, लंबे समय तक वो पर्सन नहीं हिल रहा है, तो ये एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। उस पर्सन में कहीं ना कहीं हाइपरकैल्सीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? चलिए, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, which of the following electrolyte should be monitored while administering ट्राइमेट्रिन ड्रग? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ड्रग है जिसका नाम क्या है? ट्राइमेट्रिन है। ओके, ये जब किसी पर्सन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें उसको मॉनिटर करना चाहिए? ओके, तो ऑप्शन ए बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी इज क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये जो ड्रग होती है ट्राइमेट्रिन, ओके, ये जो ट्राइमेट्रिन होती है ये ड्रग यूज की जाती है पर्टिकुलर किसके लिए? ये यूज की जाती है पोटेशियम के लिए। ओके, पोटेशियम के लेवल के लिए। ओके, पोटेशियम की बात करें, बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल है उसको क्या करना है? बैलेंस रखना क्या होता है? जरूरी होता है। तो उस टाइम पे पोटेशियम का जो लेवल है उसको बैलेंस रखने के लिए ये ड्रग होती है ट्राइमेट्रिन, उसका यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल,
द साल्मोनेलिसिस इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू, साल्मोनेला से रिलेटेड एक इन्फेक्शन है, वो किसके थ्रू फैलता है? ओके, ऑप्शन ए वेक्टर के थ्रू, ऑप्शन बी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑप्शन सी एयर एंड ऑप्शन डी इज फॉमिट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साल्मोनेला, आपने नाम सुना होगा साल्मोनेला के बारे में। ओके, साल्मोनेला बहुत ही कॉमन है। तो साल्मोनेला इन्फेक्शन है, ये मोस्टली किसके थ्रू फैलता है? तो ये मोस्टली फैलता है, आप सबको पता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाइजीन मेंटेन हो, और कहीं पे अगर हम बात करें तो खाना अगर कंटामिनेटेड हो जाता है या कंटामिनेटेड वाटर हम पी लेते हैं तो उसके कारण से हमें क्या होता है? साल्मोनेला से रिलेटेड डिजीज, यानी कि हम बात करें कि हमें इसके कारण से फूड पॉइजनिंग है या फिर अगर बात करें डायरिया है, ये कॉमनली प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो जो इसके कारण से साल्मोनेलिस इन्फेक्शन वो क्या हो जाता है? ट्रांसमिटेड होता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ये हमेशा क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, हमेशा हाइजेनिक फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ओके, द माइक्रोब्स दैट यूज केमिकल कंपाउंड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज। ओके, तो ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, जो अपनी एनर्जी के लिए क्या करते हैं? जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनका यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करें अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं, उनको सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो किसके केमिकल से अपना सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कीमोट्रॉप्स, ऑप्शन बी फोटोट्रॉप्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनोट्रॉप्स एंड ऑप्शन डी लिथोट्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे किसी को अगर बात करें तो फोटो, जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो किससे एनर्जी लेते हैं? वो लेते हैं डायरेक्टली सूर्य, सन से। तो वैसे ही कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको केमिकल से अपनी एनर्जी मिलती है। तो इस टाइप के केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के केमिकल्स को हम कहते हैं कीमोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? इस टाइप के माइक्रोब्स को हम कहते हैं द माइक्रोब्स दैट यूज केमिकल कंपाउंड्स, उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उसको? हम कीमोट्रॉप्स। ओके, अगर वही माइक्रोब्स है जो प्रकाश है या फिर सूरज की जो रोशनी है उसका यूज करके अपनी एनर्जी बना रहे हैं तो उसको हम फोटोट्रॉप्स कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे केमिकल से जो यूज करते हैं उसको हम ऑप्शन ए कीमोट्रॉप्स कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल, विच diagnostic method is recommended as the gold standard for malaria diagnostic under the national program, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम? ओके, या फिर नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, या फिर अभी रिसेंटली सबसे बेहतर जो नाम है, अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। उसके अंदर 6 मेजर जो वेक्टर बोर्न डिजीज है उनको कवर किया गया है। ओके, उसमें से मलेरिया एक है। ये जो प्रोग्राम है तो इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर जो मलेरिया है उसको डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट या फिर गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा माना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है क्लिनिकल सिम्टम्स होने की, उस पर्सन के सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स देख के, ऑप्शन बी उसका रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के, ऑप्शन सी सीरोलॉजिक टेस्ट, और ऑप्शन डी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। यहाँ पे अगर बात करें कोई भी मलेरिया का पेशेंट आता है तो उसका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक या फिर बात तो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है, उस पर देखा होगा उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लेके उसके क्या की जाती है? स्लाइड्स बनाई जाती है, स्लाइड्स बना के उसको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक बीमारी का चेतावनी संकेत है? वो कौन सा साइन होता है जिससे हम मान सकते हैं कि इस पर्सन को मेंटल अगर बात करें इलनेस है या हो सकती है? जैसे हम गाड़ी चलाते तो बीच में वार्निंग साइंस आते हैं ना कि आगे खतरा है, तो वैसे ही कोई पर्सन मेंटली इल है तो वो चीज हमें कैसा पता चलेगी? ऐसे कौन से साइन हमें देखने को मिलेंगे? ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूजेस साउंड जजमेंट टू मेक डिसीजन, कि वो व्यक्ति अगर हम बात करें एक सही डिसीजन ले पा रहा है, अगर हम बात करें अपना जजमेंट ले पा रहा है,
ऑप्शन ए, इनएबिलिटी टू कोप विद प्रॉब्लम्स एंड डेली एक्टिविटीज, अगर वो कोई परेशानी आती है तो उसके समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाता, उसमें डिफिकल्टी होती है। अगला, खुद को स्वीकार करता है, दूसरों को स्वीकार करता है, ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन डी, डिजायर्स और डिमांड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, तत्काल संतुष्टि की इच्छा या मांग करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई पर्सन वो मेंटली इल है या उसमें कोई ना कोई वार्निंग साइंस स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं, तो सबसे कॉमन होता है वो क्या होता है कि वो पर्सन अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन सिचुएशन को हैंडल कर नहीं पाता, ओके, उनके साथ कोप नहीं कर पाता, उनको वो डेली एक्टिविटीज को करने में कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी फेस करता है। तो ये एक तरीके का क्या है, वार्निंग साइन है मेंटल इलनेस का। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इनएबिलिटी टू कोप विथ प्रॉब्लम्स एंड डेली एक्टिविटीज, ओके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a cell cycle specific drug that targets the M phase, ओके, कौन सी ऐसी अगर हम बात करें कोशिका चक्र विशिष्ट कैंसर रोधी औषधि है जो विभाजन के एम चरण को लक्ष्य बनाती है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें which of the following is a cell cycle specific drug that targets the M phase, यहाँ पे M phase को कौन सी अगर बात करें स्पेशल सेल है वो टारगेट करती है, तो ऑप्शन ए साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऑप्शन बी पेक्लिटेक्सेल, ऑप्शन सी सिस्प्लाटिन एंड ऑप्शन डी इज मिथोट्रेक्सेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा पेक्लिटेक्सेल। क्या रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पेक्लिटेक्सेल इज द करेक्ट आंसर which target the M phase, okay, which target the M phase। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, which psychological development is at its peak during early adulthood, okay, प्रारंभिक एडल्टहुड के दौरान निम्नलिखित किस प्रकार का विकास अपने चरम पे होता है, वो कौन सा फेज होता है जब व्यक्ति की अगर बात करें, ठीक है, जो उसका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो अपने पीक पे होता है, अपने सबसे टॉप पे होता है अपने, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सोशल कनेक्टेडनेस, ठीक है, समाज से जुड़ा होता है। अगला सेंसरी एबिलिटीज, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज फिजिकल एबिलिटीज, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन सा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ओके, वो 20 to 40 वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा क्या होता है, अपने पीक पे होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें तो राइट आंसर क्या रहेगा, उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज होती है, जब पर्सन अगर हम बात करें तो 20 to 40 ईयर्स का होता है, तो उस टाइम पे उसकी जो फिजिकल एबिलिटी, उसकी जो शारीरिक क्षमता होती है वो अपने पीक पे होती है, ओके। सबसे जो पीक टाइम होता है वो 20 to 40 ईयर्स का होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल एबिलिटीज आर ऑन इट्स पीक, ठीक है। बाकी सब चीजें वो तो चीजें इंप्रूव होती रहती, बट ये जो टाइम होता है 20 to 40 ईयर्स का, इस दौरान उसका जो अगर बात करें फिजिकल एबिलिटीज हो तो वो अपने पीक के ऊपर होती है, क्लियर। चलिए अगला सवाल, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा अपनी इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो नर्सिंग है, ओके, तो नर्सिंग की आपको बात करें तो आपने जैसे जहां से भी नर्सिंग की होगी तो वो नर्सिंग कहीं ना कोई स्टेट काउंसिल होगी, स्टेट काउंसिल अलग अलग हो सकती है, ठीक है, उसके ऊपर होता है जैसे अगर इंडिया लेवल पे एक काउंसिल, उसका क्या नाम है, उसका नाम है INC यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ओके। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की अगर बात करें तो उसका क्या रोल रहता है नर्सिंग प्रोफेशन में, नर्सिंग प्रोफेशन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का क्या रोल है, ओके। तो ऑप्शन ए टू रेगुलेट नर्सिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी टू कंडक्ट नर्सिंग एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी टू प्रोवाइड जॉब टू नर्सेस। अगर हम बात करें इंडिया में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है INC, उसका सबसे मेन वर्क क्या होता है, इंडिया के अंदर जो भी नर्सिंग प्रोग्राम है, जो भी नर्सिंग प्रोग्राम चल रहे हैं अलग स्टेट्स के अंदर, तो वहां पे जो प्रोग्राम चल रहे उनको क्या करना, उनको रेगुलेट करना, उनका करिकुलम बनाना, क्या वो एग्जाम या फिर अगर बात करूँ वो अपने जो करिकुलम वो सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन प्रोग्राम को बनाना, उनको रेगुलेट करना, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करती है अपनी सबसे सर्वोच्च अगर हम बात करें जो इंस्टीट्यूट है नर्सिंग की इंडिया लेवल पे, उसका क्या नाम है, INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए टू रेगुलेट नर्सिंग प्रोग्राम, ओके,
टू रेगुलेट नर्सिंग प्रोग्राम, जैसे करिकुलम बनाना, करिकुलम डेवलपमेंट करना, क्या क्या उस पर चेंजेस करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कितने स्टाफ होने चाहिए, कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, कितना इंटेक करना है, ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, ये सारा रेगुलेट करता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में बच्चों, जो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे उनको मैं फिर से बता दूं कि उनके लिए हम लेके आए आरआरबी क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगे डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन, और ये सारी चीजें मिलेगी आपको 499 के अंदर, ओनली एंड ओनली 499 के अंदर। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। अपार्ट फ्रॉम इट, जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, उनके लिए हम लेकर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेगी 25 मॉडल पेपर, इसके अलावा आपको मिलेंगे 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर, और ये जो पैटर्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा, और ये प्राइस रहेगी ओनली एंड ओनली 599। तो इसी के साथ बच्चों ये अपनी छोटी सी क्लास हुई, छोटी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एमसीक्यूज की, जिसके अंदर हम ऐसे ही अलग अलग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। आई होप आपके बच्चों आज की क्लास के अंदर कुछ आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।